बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करें, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करेंगे। आज हम एज़ यूजुअल शहर की हम खबरें भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम कैसा है। हमारे साथ कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। कोमल, सुबह तो शहर में हमने देखा धूप थी और हब्स भी कल देखा गया, मौसम आज कैसा रहेगा ये बताइएगा। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज अलल सुबह से ही सूरज जो है वो शहर में आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, साथ ही साथ हब्स में भी इजाफा हो रहा है। शहरी जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और ठंडे मशरूबात की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे गर्मी की शिद्दत कम होगी। और मैं साथ ही साथ आपको मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही, जबकि हवा में नमी का तनासब 79 से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज दिन भर महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि दर्जा हरारत जो है वो इसी तरह रहेगा, गर्मी महसूस की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री तक जाएगा, जबकि शाम के औकात में ठंडी हवा चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि पीर, मंगल और इतवार के रोज़ जो है वो रिमझिम का सिलसिला जारी रहने की भी पेशगोई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल बताई। अब हम बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर महंगाई है जी। पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर बढ़ा दिया गया है। कोरोना की चौथी लहर में तेजी। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8 रिकॉर्ड। एनडीए का तारीखी इक़दाम, हर किस्म के चालान की ऑनलाइन अदायगी की सहूलत। जी तो नाज़रीन, खबरें आपने जान ली। इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस महंगाई पर लोगों का तासुर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? आप बताइए। अल्लाह का करम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बार बार दुआ ये करते हैं, मैं तो आगाज़ ही दिन का इस तरह से करती हूँ कि जी हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। लोग आसानी क्यों नहीं पैदा करना चाहते हैं? लोग? बिल्कुल नहीं, लोग कैसे आसानी? इर्द गिर्द वाले लोग, आपकी हुक्मरान, आपकी रियासत। तो आप हुक्मरान कहना, लोग तो ना कहें। आई एम सॉरी, वैसे लोग भी एक दूसरे के लिए आसानी पैदा नहीं करते, तो जिसका जहां पर बस चलता है। आप सही फरमा रही हैं, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन आम शहरी और हुक्मरानों के अंदर बड़ा फ़र्क है, और बहुत फ़र्क है। यानी कि इतनी बड़ी दीवार है। अच्छा, आपने शेख चिल्ली का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। स्टोरियाँ उनकी पढ़ी हैं? हाँ, ऐसे आपको कोई मुमासलत नजर आती है? बट साहब आप मुझे ये बता दे, सिर्फ ये महंगाई क्यों हो रही? नहीं बताए तो सही ना। हातम ताई भी सुना होगा। जी सुने, है ना। हातम ताई की कब्र पे लात मारी है। 77 पैसे बिजली सस्ती की। बट साहब ये पहेलियों वाली बातें जो है ना, ये आप ना ऐसे करें। क्या लोग जो भी लोग रिलेट करेंगे, लोगों यही तो मैं जैसे लोग समझेंगे वैसे समझ मैं चाहता हूँ लोगों का हफ्ता जो है ना, वो हफ्ते वाले दिन, चूंकि वीकेंड होता है, लोगों का जरा अच्छा गुजर जाए करे। रोज वो बड़े स्कील किस्म के तबसरे सुनते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि लोग जो है ना वो इस तरह के तबसरे सुने कि उनका कम से कम सैटरडे वाले दिन तो कोई रिलीफ मिल जाए उनको। देखिए 77 पैसे हमने बिजली को रिलीफ दिया। हमने कितना जी, कितना महंगा किया हमने? ₹1.71 बिल्कुल। यानी कि हम ₹1 में ₹1.71 में से 70 पैसे निकाल दें हम। बड़ा महंगा होया पेट्रोल। देखिए शेख चिल्ली चले यार, पता नहीं उनका दगा नहीं ना लग जावे किते। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है ना, वो मुझे सम टाइम लगता है कि वो शायद उन्होंने वो बड़ी स्टोरियाँ पढ़ी हुई हैं उनकी। हाँ, हातम ताई की भी पड़ी हुई है। जब दिल करता है हातम ताई की कब्र में यूं करके लात मारते हैं। 77 पैसे बिजली सस्ती कर दी, 58 पैसे बिजली सस्ती कर दी, साथ ही वो शेख चिल्ली बन जाते हैं, ख्वाब आ जाते हैं बहुत सारे, और फिर साथ ही पता लगता है पेट्रोल महंगा हो गया। बिल्कुल, यानी कि पेट्रोल महंगा हुआ। बट साहब यहीं से हम गुफ्तगू करते हैं लोगों का रद्द-ए-अमल इस पर क्या है, अवाम इस महंगाई को कैसे देखते हैं, पहले वो दिखा देते हैं, फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं। जी बहुत मुश्किल हो गई है, मैं पैसे आगे नहीं बच रहे, कुछ कंपनी में पेट्रोल दे रही है, ठीक है, 250 का पेट्रोल देती है, 300 का काम होता है, ऊपर से सैलरी हमारी 18,000 आती है। 18,000 में क्या करें हम? घर क्या दें हम? क्या करें? घर का काम करवाएं, अपना कराएं। ਬਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ
इतनी महंगाई है, इतना महंगा नीचे आना चाहिए था, ऊपर जा रहा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसके साथ, हमारे महंगाई वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, फिर इसके साथ ये 1 करोड़ रुपया कुछ पैसे जो बढ़ रहे हैं, इसके साथ महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और गरीब आवाम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। सब मजाक ही हो रहा है जी हमारे साथ, और कुछ भी नहीं हो रहा। ये तब्दीली नहीं है, ये सब तब्दीली इसलिए लाई गई है ताकि ये अपने जो इनके अपने मकासद है ना उनको पूरा कर सकेंगे। ये पूरी एक लॉबी, इंटरनेशनल लॉबी है ये, जो अपने मकासद के लिए इमरान खान साहब को लेके आई है। जब तक उनके मकासद पूरे नहीं होंगे, ये तब्दीली हम गरीबों पे इसी तरह बम फोड़ती रहेगी। हुकूमत ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ हुकूमत ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ है। इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस तो ओब्वियसली हमारे लिए एक हर बंदे के लिए अफोर्डेबिलिटी का बहुत इशू है, तो मेरे लिए भी एक बहुत ज़्यादा इशू है। हमारा एक बजट होता है जो सारा मंथली बजट इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा, तो बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ। जी पेट्रोल 150 कर देने आवाम ने लैंड पवाना ही है, जिन्नी मर्जी महंगाई कर देना आवाम ने फिर उन्हें ही खर्चा करना है। हुकूमत ने जानबूझ के थोड़ी महंगा करना, ये तो पुरानी हुकूमतों का जो है सारा निज़ाम वही हम भुगत रहे। जी तो लोग कह रहे हैं कि जी भूखे मर जाएं, महंगाई ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। बट साहब हम हर रोज़ लोगों के ये तासुरात शेयर करते हैं। लोग कहते हैं जी घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, आटा घी महंगा होने से उनके मामलात मुतासर हो गए हैं। फिर ये मेरे ख्याल से कोई हार्डली 15-12 दिन का भी डिफरेंस नहीं आया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये सिलसिला अगर नहीं थमता तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि अवाम का पुरसाने हाल कौन है? ये जो लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला है या नहीं है? देखें, अब सवाल ही पैदा नहीं होता इन बेचारों की कौन सुनेगा। वो जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि अवाम भी जो है वो किसी से कम नहीं है, तो अवाम भी तो कोई मौका जाने नहीं देती है ना। आपने महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, अब ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। सब्जी वाले कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट से वो लोग अपनी सब्जियां लेकर आ रहे हैं मंडियों से, तो उन्हें महंगाई का सामना है। दूसरे शहरों से चीजें आ रही हैं तो उन्हें महंगाई का सामना। एग्जैक्टली। लेकिन इशू ये है कि आसानियां पैदा करने अपने लिए बट सब मौका दिया जाता है ना, तो वो फिर बेचारे क्या करें जिन्होंने इतनी महंगी ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड करनी है। सर आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि देखें आसानियां पैदा करने से ही आसानियां पैदा की जा सकती हैं। अगर हुक्मरान आसानियां पैदा नहीं कर रहे तो कम से कम हमें एक दूसरे का खुद ख्याल करना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है कि अब आप ये मत कह दें पेट्रोल इस्तेमाल करना छोड़ दें। मैं नहीं कहता वो, मुझे पता मैं कह भी दूंगा तो कौन सा लोगों ने साइकिलें शुरू कर देनी है, क्योंकि किसी ने भी किसी की बात तो माननी नहीं है। बात यह है कि आप अपना जायज मुनाफा कम से कम ले। आप मसलन अगर 100 रुपए की चीज़ है, आप 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए मुनाफा मत लें। अगर आप एक चीज़ 98 रुपए की खरीद के ला रहे हैं तो आप 101 रुपए की बेच लें, 100 रुपए की बेच लें, 2 रुपए मुनाफा ले लें, 3 रुपए मुनाफा ले लें। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि जनाब उससे डबल ट्रिपल हमने जो है ना, हम कहते हैं बस एक दफ़ा एक कस्टमर आ गया उन्होंने निचोड़ लो, वो को जो अभी जेब चेगा ना एक बारी कर लो, रेगुलर कस्टमर ना बनाओ। हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करें। और अगर आपके जहन के किसी गोशे के अंदर ये ख्याल हो तो खुदारा उसको ना मन्नो मट्टी तले दफन कर दें। हुक्मरानों ने आपको रिलीफ नहीं देना। मैंने इसीलिए कहा ना, हमारी हुकूमत शेख चिल्ली के ख्वाब देखती है। रुपया ऊपर चला गया, मईशत के इशारे बेहतरीन हो गए। भाई मईशत के इशारे अगर बेहतरीन हो गए हैं तो आप ये पेट्रोल क्यों महंगा करते जा रहे हैं? आप बिजली क्यों हर दूसरे तीसरे दिन महंगी कर देते हैं? लोगों के लिए जो अशिया खुरोनोश की चीज़ें वो हर दूसरे तीसरे दिन क्यों महंगी हो रही हैं? लोगों की ज़िंदगी के अंदर रिलीफ आना चाहिए ना, आसानी आना चाहिए। अगर मईशत ठीक हो रही है आपकी, लेकिन यहाँ पे तो मईशत ठीक हो रही है, लोग जो वो दिन ब दिन, हाँ मईशत ठीक हो रही है, बनी गाला के अंदर हो रही है, मिनिस्टर्स के अपने जो घर हैं उनके अंदर मईशत ठीक हो रही है, उनके बैंक बैलेंसेस के अंदर मईशत ठीक हो रही है। आम आदमी की, मेरे आप ये जितने दोस्त हैं, मेरे बाहर का मजदूर तबका है, इनमें से किसी की मईशत ठीक नहीं हुई। आप मुझे बताएं, आप रोजाना आती हैं, ये टाउनशिप चौक के अंदर कितना मजदूर बैठा होता है। सही कह रहे हैं आप। है? सुबह आपको एक लंबी कतार और जैसे ही कोई गाड़ी आके रुकती है लपकते हैं कि यार कोई शायद हमें, यानी कि, और आप ये इमेजिन करें कि अगर जिस मजदूर को एक दिन मजदूरी नहीं मिली, मुझे आप बताएं वो अपने घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? फिर वो डाके नहीं मारेगा, फिर वो चोरी का नहीं सोचेगा, फिर वो कोई और काम करने का नहीं सोचेगा, गलत काम करने का नहीं सोचेगा, तो वो क्या करेगा? आप मुझे बताएं। आम आदमी की जहां पर आप बात कर रहे हैं, तो मैं घरेलू सिलेंडर क्योंकि आम आदमी ने इस्तेमाल करना है 2110 और कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपये तक पहुंच गया है।
اندازہ کریں کہ جن لوگوں کا ہر روز کا استعمال ہی ان چیزوں کا ہے, جنہوں نے آٹا بھی ہر روز خریدنا ہے, جنہوں نے چینی بھی ہر روز, ہر کسی کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ منتھلی گروسری کرے اور پھر اس کا استعمال کرے. اب جو لوگ دہاڑی پر ہیں, اور ہمارے شہر میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ ہر روز کماتے ہیں, ہر روز دہاڑی لے کر آتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہوئے کھانا لے کر جاتے ہیں, تو وہ لوگ بٹ صاحب کیسے مینیج کریں؟ آپ یہ دیکھیں. اچھا چلیں, حکومت تو یہ سمجھتی ہے, یار کہتی بھی ہے, پاکستانی میڈیا ہے بھی بکواس ہی کرتا ہے, جھوٹ مارتا ہے, سارا کچھ ساڑھے خلاف ہی کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ ہے جو سب جگہ پہ پڑی ہوئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ آپ نے جو ایل پی جی خریدی ہے وہ تاریخ کی مہنگی ترین خریدی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ ہے. آپ مجھے بتائیں پھر, اب وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے بھائی, ہمارے میں تو آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں, ایل پی جی مہنگی, پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, کھان دیاں چیزاں مہنگیاں, آٹا کیو دال گوشت سب کچھ مہنگا, بندہ کی کھاوے؟ بندہ کیا کھائے؟ پھر وہی رہ جاتی نا, مٹی کھا لو بھائی, پھر وہ کہا کھا لو. جناب پرویز مشرف صاحب فرماتے ہیں اگر ساتھ نہ دیں دے تو ہم یہاں پہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا, مٹی کھاتے کہا کھاندے تے بھائی جان پھر کہا ہی کھان نو رہ گئی ہے. اور یہ بھی انہوں نے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اگر لوگوں نے گھاس کھانی بھی شروع کر دی نا, انہوں نے گھاس بھی مہنگی کر دینی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, کوئی ایسی چیز بتا دیں. ایل پی جی, اب یہ ایل پی جی آپ یہ دیکھیں کتنی جگہوں پہ گیس ہے, یعنی کہ آپ شہر سے باہر چلے جائیں, نیچرل گیس بہت کم ہے, سلنڈرز کا استعمال زیادہ, ایل پی جی گیس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. ہوٹلوں کے اوپر آپ کھانے, یعنی کہ آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ گیس کے کنیکشنز کم, اب ایل پی جی زیادہ استعمال ہو رہی ہے. میں بھی آئی ایم رانگ, لیکن میں نے جو دیکھا ہے, اب جب ایل پی جی کا بڑھے گی تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کا ایفیکٹ نہیں ان چیزوں پہ پڑے گا؟ اس پہ بھی پڑے گا, بالکل اس پہ بھی پڑے گا. لیکن چونکہ ہماری حکومت, ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے جتنے بھی ہیں وہ شیخ چلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, شیخ چلی کے خواب سوچتے ہیں, شیخ چلی کی طرح سوچتے ہیں, ان کی نظر میں ہر چیز بہترین ہے. وہ ایک چیز سوچتے ہیں پھر خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں, پھر اس کے یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, بات جو پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, عوام ہی تھلے ڈگ دی. بالکل. اور عوام کا رد عمل ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں جی ہمارے رپورٹر حسنین, کیونکہ صبح کے وقت جو لوگ اپنے دفاتر جاتے ہیں, جن لوگوں نے باہر جانا ہے, جن لوگوں نے ہر روز 50 یا 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے ہی اپنے کاموں کو نکلنا ہے, ان کے تاثرات کیا ہیں؟ حسنین اس وقت پیٹرول پمپ پر موجود ہیں. اوور ٹو یو. جی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر اضافے کی بات کری جائے تو جو غریب عوام ہے, جو مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس رہی ہے, ان کے لیے بری خبر ہے کہ جو آج رات سے جو پیٹرول ہے وہ 1 روپے 71 پیسے اضافہ کر دیا جائے گا. اور جو ان کو پیٹرول ہے وہ کل سے جو رات 12 بجے ہے اس کے بعد جو پیٹرول ہے ہسٹری کی سب سے مہنگی ترین قیمت 120 روپے فی لیٹر کے حساب سے ملے گا. اور جو غریب عوام ہیں وہ کس طرح سے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ جب شہریوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, معاشی بدحالی چل رہی ہے, ان کے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ پیٹرول جو ہے ہسٹری میں سب سے مہنگا آپ کو ملے گا 120 روپے فی لیٹر کے حساب سے, تو آپ اس اضافے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی آپ کو کیسے لگی؟ اور یہ جو حکمرانوں کا یہ جو آپ کو تحفہ ہے عوام کو, یہ کیسا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, اس وقت لوگوں کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے, لوگوں کی ذرا آمدن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. عمران خان صاحب سے اپیل یہ ہے کہ تبدیلی ضرور لائیے, لیکن غریب عوام کا بھی جو ہے وہ خیال کیجیے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ کتنے ہی لوگ جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا میں آتے ہیں, ان کی آپ آمدن دیکھ لیں, وہ ہارڈلی 15,000-20,000 روپے سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. اور لوگوں کا آپ مطلب جو ہے وہ کاسٹ آف جو ہے وہ لیونگ دیکھ لیں, جو ہے وہ بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آپ جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ کہتے ہیں جی ہماری خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے, ہم نے جو ہے انٹرنیشنل میڈیاز کو آپ انٹرویو ضرور دے دیجئے, لیکن کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اب جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا مڈل طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. بالکل, جو سب سے زیادہ ہے وہ مڈل طبقہ متاثر ہو رہا ہے. اور یہ کہنا ہے شہریوں کا کہ یہ جو قیمت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ انکم ایسی نہیں ہے کہ اس قیمت کو افورڈ کیا جا سکے. 120 روپے فی لیٹر لینا اور پیٹرول ڈلوانا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. لہٰذا عوام کی یہ اپیل ہے حکمرانوں سے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, اور یہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات, کیونکہ پیٹرول میں جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ انڈائریکٹلی تمام دوسری چیزوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو عوام نے اس مہنگائی میں, اس دور میں یہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو یکسر مستر کیا ہے. اور یہ
ठीक है जी, अवाम ने ये अक्सर मुस्तरद कर दिया है और अवाम क्या कर सकते हैं बेचारी, सिर्फ और सिर्फ मुस्तरद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परेशानी का इजहार कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि खुदारा उनकी हालत को देखते हुए उन पर रहम किया जाए और महंगाई का ये जो सिलसिला है जो थमने को नहीं आ रहा है इसको रोका जाए। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की चौथी लहर की हमने बात करनी है जी। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑल दो इकदामात हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से इंतज़ामिया हो, गवर्नमेंट हो, कर रही है, लेकिन SOPs फॉलो कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज डे फर्स्ट से रहा और अभी भी है। अगर आप मार्केटों का विजिट करें तो आपके सामने हालात हैं जो आप देखेंगे भी और किस तरह से लोग जो हैं वो SOPs को नज़रअंदाज करते हैं। वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है जी मौजूदा सूरत हाल पर, कोरोना की जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और कुछ मैं रिलेट इसलिए भी बार बार करती हूँ सिंध की सूरत हाल से कि क्योंकि अगर ऑब्वियसली हमारे ही ये शहर है, यहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है और जिस तरह वहाँ पर लॉकडाउन होने जा रहा है, इमरजेंसी नाफिज की जा रही है, अस्पतालों की सूरत हाल है, हमें इससे सीखना है, हमें अपने आप को इससे महफूज बनाना है, हमें SOPs को जो है वो फॉलो करना है। लेकिन बट साहब, बाहर हालात आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यकीन करें, मैं ये मास्क मेरे पास है, मैं ना 1-2 दिन से ना बग़ैर मास्क के माल रोड के ऊपर स्पेशली ये जो कहते हैं ना जी हम बग़ैर मास्क के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं 2 दिन बग़ैर मास्क के माल रोड के ऊपर मैंने ना मटर गश्त किया कि शायद मुझे कोई इंतज़ामिया का रोक के बंदा कहे कि जी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। मैं तो इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे मौजूद थे क्या? पुलिस सर या फिर देखें, ट्रैफिक कांस्टेबल हर जगह पे मौजूद हैं, एक नहीं 3-3 4-4 हैं और सिर्फ वो एक ही काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले को रोका, चलान कर दिया, मोटरसाइकिल को रोका, चलान कर दिया, मास्क नहीं पहनना हुआ, चलान कर दिया। आप मुझे बताएं, इंतज़ामिया में ही आ गए ना, ट्रैफिक जाए भाड़ में, मैं बगैर मास्क के घूम रहा हूँ, लोग घूम रहे हैं, हम मार्केटों के अंदर जो है वो आइसक्रीमें खाई जा रही हैं, शॉपिंग की जा रही है, हाल लोड है, शॉपिंग की जा रही है, वहाँ पे ये सारे लोग मौजूद हैं। कौन सी कार्रवाई कहाँ पे हो रही है? फोटो सेशन हो रहा है ना, इट्स मीन के फिर फोटो सेशन ही हो रहा है ना। 4 दिन बाद मैं देखें, किसी एक को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं, लोग भी समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, लोग भी ये समझ रहे हैं कि जी अब बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी फैमिली में लोगों को कोविड हुआ भी, रिकवर भी हुए, डेथ्स भी हुई, इवन वो लोग भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। सर ये पहले भी कहता आया हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो डंडा पीर कौम है। आप जब तक इसको डंडा दिखाते रहेंगे ये सीधे रहेंगे, जब आप डंडा पीछे कर लेंगे, नीचे रख देंगे, ये फिर बिगड़ जाएंगे। यानी ये मामला जब तक आपको लेके चलना है आपको सख्ती करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, इम्पोज करने पड़ेंगे, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। हम लोग मानने वाले है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शहर के अंदर गाड़ी पार करके मुख्तलिफ जगहों फिर तो किसी एक जगह पे लोग मास्क लगाए नजर नहीं आते, और अगर किसी ने मास्क लगाया होता है ना तो आप यकीन करें वो लगता है कि यार है पागल है। आप किसी शॉप के अंदर घुस जाएं, कोई आपको शॉप वाला नहीं कहेगा सर आपने मास्क नहीं पहना हुआ, प्लीज मास्क पहन लें। मास्क बेचने वाले हर जगह पे मौजूद हैं। किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप 5 रुपए खर्च के 10 रुपए खर्च के वो मास्क लेके लगा लें। मुझे लगता है कि हमारे शहरियों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है यार जेड़ी आई आनी है। वो याद है आपको, हमने पिछली दफा एक खातून का वो प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट सुनवाया था, वो किस तरीके से आई है जी, जिन्हों आई है उन्होंने तो कोई नहीं रोक सकता। सर जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे ये बहुत खौफनाक चीज है। देखिए 6.5 पे चली गई है हमारी, यानी कि हम पॉइंट 6.8 पे चले गई, जब अभी हमने सुबह के अपने फिगर्स शेयर किए। मैंने 6.5 जो अभी पेपर में, आप 6.8 कह रहे हैं, इट्स मीन कि ये रेशियो अब बढ़ती जा रही है, और फिर वही होगा जो बाकी जगहों पे हुआ है, यानी कि हम अच्छा भला एक नीचे स्कोर लाके एकदम फिर हम ऊपर जा रहे हैं। लॉकडाउन के मुतहम्मिल हम नहीं हैं, कारोबार बंद करके हम नहीं बैठ सकते हैं, ऑलरेडी महंगाई से लोग परेशान हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर हम लोग टाइमली इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इंतज़ामिया के पास तो लॉकडाउन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। फिर लॉकडाउन पे भी कारोबारी बिरादरी जो है
وہ میدان میں یہ پھر سیکھ پاتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن یار. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دونوں طرف سے چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہوں چوہا کیڑا ہے تو بلی کیڑی ہے فیصلہ تسی آپ ہی کر لو کہ گورنمنٹ بلی ہے یا عوام چوہا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے. عوام لاک ڈاؤن لگانا نہیں ہے, اچھا لاک ڈاؤن کی آواز آئے تو ادھر سے سارے نکل کے آ جائیں گے اور بھوکے مر جائیں گے. یار بندہ پوچھے اگے کیڑی روٹی ملتی پئی جے, اگر روٹی کمانے والا ہی نہیں رہے گا تو آپ مجھے بتائیں جو ایک لقمہ آپ کے بچوں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے بامشکل وہ کون دے گا, وہ کون لا کے دے گا. اس چیز کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. دوسرا ایک چیز بٹ صاحب ویکسینیشن پر ہم بار بار زور دے رہے ہیں کہ ہم میسیجز سن رہے ہیں ڈاکٹرز کے, اپنے شو میں ہم مدعو کرتے ہیں اور اسپیشلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں 2-3 شو جو ہیں وہ پلان کر کے آپ کو بار بار بتائیں کہ کتنی ضروری ہے آپ کے لیے ویکسینیشن کرانا. آپ کے پاس جو بھی ویکسینیشن اویلیبل ہے جو آپ کو مل رہی ہے آپ جا کے فوری طور پر کروائیں, کیونکہ واضح یہ چیز کی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر ویکسینیشن کے بعد آپ کو کووڈ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کافی حد تک جو ہے محفوظ رہتے ہیں. جو انڈین سٹرین بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ ڈبل ٹرپل اس کے خطرات ہیں, اس کے ایک شخص سے دوسرے شخص میں سپریڈ کرنے کی بڑھنے کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے. تو ویکسینیشن ضرور کروائیے تاکہ آپ بر وقت اپنی زندگی کا تحفظ یقینی بنا سکیں. تو یہ ہم ہر روز میسیج آپ کو دیتے ہیں, دیتے بھی رہیں گے احتیاط کے علاوہ, کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. جی سروسز ہسپتال کی طرف رخ کر لیتے ہیں ہم. شہر کے ہسپتالوں کی اور خاص طور پر کچھ شہر کے یہ بڑے ٹیچنگ ہسپتال جن کے انتظامات بہت بہتر ہونے چاہیے انفارچونیٹلی نہیں ہیں. سی ایم صاحب نے بھی پچھلے دنوں نوٹس لیا, ایم ایس کے خلاف کارروائی کے لیے بھی انہوں نے احکامات جاری کیے. اب لفٹس خراب ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ عالم یہ ہے کہ خراب لفٹ کی وجہ سے کل مریض کی جان چلے گئی ہے. بٹ صاحب کون رسپانسبل ہے؟ کس کو رسپانسبل آپ ٹھہرائیں گے؟ اب اگر اسی مریض کے لاحقین جو ہیں, اب ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے آئی نہیں, میں بالکل نہیں کہوں گا. میں بالکل آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر جو ہم نیکسٹ ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. جی ایل ڈی اے کی جانب سے تاریخی اقدام اٹھایا گیا ہے, ہر قسم کے چالان کی آن لائن ادائیگی کی سہولت ہوگی. بٹ صاحب اس سہولت سے کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں گے یہ بتائیے. سر آپ سہولت ضرور دیں, آن لائن آپ نے جو بھی ہے چلان وغیرہ یہ جو پیسے ٹرانسفر, لیکن جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی تو دیکھیں نا. جو لوگ ایل ڈی کے اندر جا کے بیچارے خوار ہوتے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اب بھی چلے جائیں, آج سیٹرڈے والے دن ہے, وہاں پہ جو پیسے لے کے کام کروانے والے ہیں ان کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. آپ یہ سہولت دیں, اس سے کیا ہے لوگ بینک کے اندر لائن لگ کے وہ وہاں پہ بھی پیسے جمع کروا دیں گے. لیکن جو اصل کام کرنے کا ہے نا, اصل کام نہیں کرنا. آپ دیکھیں نا ہر چیز کی اپلیکیشن بنا دیو, او دی بھی اپلیکیشن بنا دیو, او دی بھی اپلیکیشن بنا دیو, او دی بھی اپلیکیشن. عوام اینج کر رہے ہیں, عوام یہ کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے آپ کو آسان ترین طریقہ ملا, اور اپلیکیشن سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس کی زمین ٹرانسفر کا مسئلہ ہے وہ بیچارہ وہاں پہ ایل ڈی اے کے باہر جو ہے وہ سالوں سال سے چکر لگا رہا ہے, فائلیں اٹھا کے بغل میں آ رہا ہے, اس کا ریٹ طے نہیں ہو رہا. تجھے کہتے ہیں جی اینا ریٹ دو گے تو تہاڈا کام ہو جائے گا. یہ ریٹوں والا تو پہلے کام ختم کر لیں, اس کے بعد آپ ضرور اپلیکیشن دیں. اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, لیکن اس سے پہلے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. کسی جگہ پہ آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں؟ بالکل نہیں, لوگ شکایات ہی کر رہے ہیں. آپ اس طرف چلے جائیں, آپ امن و امان کی بات کر لیں, آپ شہر کے اندر جرائم کی بات کر لیں, یعنی کہ کسی جگہ پہ آپ کو سہولت نظر آتی ہے. میں آپ کو جرائم سے, آپ کو معذرت سے ایک جرائم سے آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ ضرور. انا پنجاب اسمبلی کے ایک سیکیورٹی آفیسر ہیں, وہ بیچارے عید کی چھٹیوں پہ اپنے گھر گئے عید منانے کے لیے. ان کی بیٹی کی شادیاں انہوں نے کرنی ہیں, اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے انہوں نے جو پیسے جو زیور جوڑا ہوا پیچھے سے چور آ کے سارا لے گئے. پنجاب اسمبلی کے سیکیورٹی آفیسر ہے, اور وہ تھانے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ چلے جائیں گھر, 2 دن بعد آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کے شہر کے اندر یہ چیز ہے پولیس, یعنی کہ کس چیز کی سہولت دے رہے ہیں, یعنی کہ وہ پنجاب اسمبلی کا سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے, کسی کا نقصان ہو گیا اور اس پر اس کو ایف آئی آر کا رائٹ بھی نہیں دیا جا رہا کہ کم از کم اس کی
दाद रसी की जा आप ये देखें, आप कह रहे हैं फ्लाई एप्लीकेशन बना दी, फ्लाई एप्लीकेशन बना दी, यार एप्लीकेशन जरूर बनाएं, लेकिन जो ग्राउंड पे मौजूद है, जो एलडीए के बाहर खड़ा है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है, जो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए फ्रंट डेस्क के ऊपर जा रहा है, कार चले जाओ जी 2 दिन बाद दर्ज हो जाएगी। यानी कि अगर ये लोग एक ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या सलूक होता है? पुलिस स्टेशन के बाहर, एलडीए के दफ्तर के बाहर, किसी भी सरकारी दफ्तर के बाहर आप चले जाएं, आम आदमी के साथ क्या सलूक होता होगा? आम आदमी की टेक्नोलॉजी दे, हमें इससे कोई दो राय नहीं है भाई, सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, टेक्नोलॉजी के बगैर आप आइंदा जिंदा नहीं रह सकते। क्या कहते हैं, रोटी खाए बगैर जिंदा रह सकते हैं, पर मोबाइल और टेक्नोलॉजी के बगैर कितने रह सकते हैं? लेकिन इससे एक लोगों की बहुत मखसूस सेगमेंट जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। आम लोगों के लिए उसी तरह से चक्कर पड़ेंगे एलडीए दफ्तर के। आम लोगों की किस्मत में यही होगा कि उन्होंने 10 जगहों पर पैसे भरने के बाद, वो जो माफिया कहते हैं जी, उनको पैसे देने के बाद अपना काम कराना है, और आम लोगों के लिए इस तरह की एप्लीकेशंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस खबर को वाइंड अप करते हैं। खालिद चौक पर अंडरपास, सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। घोड़ा चौक पर कैलवरी ग्राउंड, डिफेंस मोड़ की जानिब 3 रोइया सिंगल साइड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 2 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। ऑलरेडी शहर में 3 तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं और उसके बाद ये प्लानिंग की जा रही है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखो शुक्र है, मैं सोच ही रहा था कि मैं उस खबर तक किस तरह आवा। अच्छी बात है, आप बना दें, अंडरपास बनाए, जो मर्जी बनाए। बात ये है ना, ये जो आप गुलाब देवी अंडरपास बना रहे हैं, आपने एक चीज नोट की है, ये बहुत बड़े दिमाग हैं, एडे वड्डे दिमाग है, यानी कि मैं कहना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकल नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸੇ ही भरे हैं। कसम खुदा की। रीजन अब मैं बताऊं, गुलाब देवी अंडरपास, गुलाब देवी हॉस्पिटल, बिल्कुल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बिल्कुल साथ ही। आप मुझे बताएं, आप जिस वक्त मर्जी वहां से आ जाएं, वहां पे एम्बुलेंसेस तो आपको ट्रैफिक में पता चलता है, नजर आती है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और आप वहां पे, अच्छा आपने वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े किए हुए हैं। एक तो मेरी तान ट्रैफिक पुलिस थी आगे, सर आपने वहां पे एक आध आपको ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आएगा, या तो वो ब्रिज से पहले आपको नजर आ जाएगा कि जो कह रहा होगा इधरों निकल जाओ, इधरों निकल जाओ, इधरों निकल जाओ। यकीन करें चलान पे पूरी ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, लेकिन उस हॉस्पिटल जाने के लिए किसी जगह पे आपको उस ट्रैफिक को मैनेज करता हुआ कोई नजर नहीं आएगा। आप ये खालिद चौक पर, खालिद बट चौक पर अंडरपास, सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक, डिफेंस सिकर बनाना है ना जी, डिफेंस सिकर वो जड़ा V8 वाला हैगा, V8 वाला, करोला वाला, नवी करोला वाला, होंडा सिटी वाला, वो बगैर रोक टोक थल्लो लंघ जावे, उनको प्रॉब्लम ना आवे। हाँ, प्रॉब्लम अगर आएगी तो ये जो अंडरपास जो बन रहा है ज़ेरे तामीर, जिसके लिए वड्डे दिमाग वाले ने को प्लानिंग ही नहीं की थी कि यार इस हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे पेशेंट को लाया जाएगा, गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर, जो चेस्ट का हॉस्पिटल है, सर्विस लेन आपके पास है और उस सर्विस लेन पर इतना ज्यादा बर्डन, और पिछले दिनों हमने दिखाया भी कि शगाफ पड़ने के बाद वहां पर ट्रैफिक संभाली नहीं जा रही थी। जिस दिन परसों की आई थिंक बात है, बारिश हो रही थी और वहां पर रोड पे शगाफ सर्विस रोड पे पड़ गया और ट्रैफिक थी कि कंट्रोल नहीं होने पा रही। सर जितने रोड्स हैं, आप बड़े बड़े रोड्स देख लें, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ये जितने रोड, ये मसलन अभी भी ये जो सेंटर पॉइंट और डिफेंस वाला बनाया जा रहा है, यहाँ पे इन साइडों पे कौन लोग रहते हैं? अशराफिया है ना, अशराफिया रहती है। आप मुझे बताएं, आम आदमी के जितने रोड्स हैं, फिर वही बात आ जाएगी, मियां हॉस्पिटल, रंगमहल, भाटी चौक, अंदरून, शादबाग, ठीक है, ये वो इलाके हैं यहाँ पहले ही ट्रैफिक नहीं संभाली जाती, फिर तजावुजात, फिर रेडियां, फिर ट्रैफिक के मसाइल। असल में यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ पे इंसान नहीं, यहाँ पे हशरातुल अर्ज रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। इन लोगों के लिए सहूलियात नहीं देनी है, हमने देनी है अशराफिया के लिए, अपने लिए सहूलियात पैदा करनी है, ताकि हम आसानी के साथ अपने घर के गेट तक बगैर बिला रोक टोक ट्रैफिक में उलझे बगैर पहुंच जाएं। हस्पताल हमारे पास बड़े बड़े हैं, लेकिन जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उन तक रास्ते नहीं देने। मियां हॉस्पिटल तक का हमने सिग्नल फ्री रास्ता नहीं देना, अंदरून शहर से, मीनारे पाकिस्तान से, स्टेशन से, ठीक है, हमने मियां हॉस्पिटल का सिग्नल फ्री रास्ता नहीं देना कि कोई एम्बुलेंस फंसे बगैर वहां तक पहुंच जाए। क्या समझिए बट साहब, ये चैलेंज भी बहुत बड़ा है, वहां पर जितनी हैवी ट्रैफिक है उसको मैनेज करना, और अगर सिग्नल फ्री की भी मिसालें बट साहब हमारे सामने मौजूद हैं, फिर कौन सा ट्रैफिक रवा दवा है? जिन रोड पर आपने सिग्नल फ्री ट्रैफिक कर दी है, वहां के जुड़े मसाइल आप देख लें इतने ज्यादा हैं कि वहां कौन सी ट्रैफिक सर फिर साडे शेख चिल्ली हातम ताई, और नहीं माजरत सॉरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनसे हैं वो चैलेंज लेते हैं ना, फिर ये चैलेंज भी देना,
پھر چیلنج بھی دینا पंजाब हुकूमत को चैलेंज बट साहब आपने वैसे कह दिया है कि सिर्फ बड़ी गाड़ियों को आसानी होगी, लेकिन मेंशन ये किया हुआ है खबर के मुताबिक रोजाना 1.5 लाख गाड़ियों को इससे फायदा होगा। तो सर 1.5 लाख गाड़ियां कौन सी हैं आप मुझे बताएं? जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास V8 है, जिसके पास करोला है, जिसके पास ट्रैफिक तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी अगर 1.5 लाख गाड़ियों को। सर आप बिल्कुल करें, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बड़े दिमाग रखने वाले बड़े हुक्मरान जो उनसे हैं वो गरीबों के लिए भी कुछ कर दें खुदा के लिए। मियो हॉस्पिटल या जो इधर अंदरून शहर या बाकी जगहों पे जो लोग रहते हैं, जो परदेसी आते हैं, जो परदेसी जाते हैं, उनके लिए भी सहूलियात कोई पैदा कर दें खुदा के लिए, उनके लिए भी कुछ सोच लें। मुझे इस पे इतराज नहीं है, मैं कहता हूँ एक छोड़ के आप 2-2 अंडरपास बनाएं। लेकिन एक सजेशन और है बट साहब के पहले ये जो मंसूबे चल रहे हैं इन पे काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद नए मंसूबे शुरू करें, वो चाहे जहाँ पर आप कह रहे हैं वहाँ पर कर लें। अदरवाइज ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग परेशान हों और वो बेयकीनी की सूरत हाल हो जाती है, हर तरफ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। थैंक यू सो मच बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं शालामार जो हॉस्पिटल है उसकी खिदमात के हवाले से। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, शालामार अस्पताल मिसाली मरीज़ों की देखभाल, आला असरात, तहकीक और तालीम की सहफरीकी मिशन की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं और ये अज़्म लेके ही शालामार हॉस्पिटल जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। पिछले 44 सालों के दौरान शालामार अस्पताल 500 बिस्तरों और 25 क्लिनिकल डिपार्टमेंट और आलमी मयार की तशखीस और इलाज की सहूलियात के साथ साथ एक आला दर्जे की देखभाल की तिबी सहूलत भी फराहम कर रहा है। शालीमार लिंक रोड पे वाक़े 18 एकड़ का ये इदारा असल में बिजनेसमैन अस्पताल ट्रस्ट के तौर पर 1978 में 50 बिस्तरों की तंजीम के तौर पर कायम किया गया था, जिसमें 6 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट थे, यानी ये 50 बिस्तरों की तंजीम पर कायम किया गया था। तो जब इसका क़याम अमल में लाया गया तब मकसद क्या था और आज कहाँ पर स्टैंड कर रही है अस्पताल, किस तरह से आला मयार की तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर वक़ार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चलूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट गजाली एजुकेशन ट्रस्ट शालामार हॉस्पिटल है, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कब इसका क़याम अमल में लाया गया था और कितने लेवल से शुरू किया गया, आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि 78 में बहुत छोटे यूनिट के तौर पे, वो भी आउट पेशेंट और बहुत थोड़े इंडोर बेड थे, फिर ग्रेजुअली ये तरक्की करते हुए 82 में कुछ बड़ा किया गया, उस वक्त ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी उसमें हुआ, फिर 2003 में और इसको बढ़ाया गया और फिर जो नई चीज़ें ऐड की गई 2003 में, जिस पीडियाट्रिक वार्ड था उसको बड़ा किया बेसिकली। फिर 2014 में हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, उसको बहुत बड़ा किया गया, बेहतर किया गया, नई फैसिलिटीज़ उसमें दी गई। और फिर दोबारा अब इस साल हमारा डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बहुत उसको वसअत दी गई, नई चीज़ें बनाई गई बीच में, लेकिन ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, ये रुका नहीं है। और इसी दौरान तकरीबन 11 साल पहले इंटरनेशनल लेवल का एक मेडिकल कॉलेज भी इसके साथ बनाया गया। So I would say it's a tertiary care hospital जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हर मर्ज़ के लिए, हर शोबे के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए। रोज़ाना कितने मरीज़ इससे इस्तेफ़ादा करते हैं? देखिए हमारा आउट पेशेंट बहुत ज़्यादा बिजी है। अच्छा। आप ये समझें कि और कोविड के दौरान भी इसी तरह से? कोविड के दौरान ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन थी उसको ज़हन में रखते हुए लेकिन कभी बंद नहीं हुआ। कुछ देर के लिए 2020 में इसको आउटडोर को लिए, प्योरली बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट आवर पॉलिसी, इसको रोका गया था, लेकिन बहुत जल्दी दोबारा शुरू कर दिया गया। तो अब कोविड तो अब भी है और जैसा आपको पता है कि डेल्टा वेव आई है, तो उसके बावजूद हमारा जो सर्विसेज हैं वो उसी तरह जारी हैं और
کوشش یہی ہے کہ وہ کووڈ جاری پیشنٹ کا بھی علاج معالجہ کیا گیا؟ جی بالکل. فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویو میں ہم نے ایک کووڈ فیسلٹی وہاں پہ ڈیولپ کی تھی جس میں کووڈ پیشنٹ کو علاج کرتے تھے, بلکہ 2 سیکشن تھے اس کے. ایک جو انٹینسو کیئر سیکشن تھا جہاں پہ وینٹیلیٹ بھی ہوتے, تو وہ ایک فیسلٹی تھی. آج کل بھی کووڈ پیشنٹ ہم لیتے ہیں, لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے زیادہ فیسلٹیز ہیں اور ہو گئی ہیں, سو اس لیے اس کا رش فی الحال ہمارے پاس جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے, لیکن کووڈ کے پیشنٹ بھی ٹریٹ کیے جاتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کون کون سے ایسے امراض ہیں جن کے ماہر ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں, جن کا بہت زبردست علاج یہاں سے کیا گیا اور اعلیٰ مثالیں قائم کی؟ آپ یو نیم اینی تھنگ, یو نیم اینی ڈسپلن ان دی میڈیسن, زبردست, سوائے 1-2 کے. اب تو دیکھیں نا, ہمارے پاس کارڈیک سرجری تک ہے, ہمارے پاس بچوں کی سرجری تک, برن یونٹ, یہ تو خاص چیز ہے. لیکن اور جدید سہولتیں بھی موجود ہیں, جدید آلات بھی, مشین بھی. زبردست زبردست. You can compare with any hospital in Lahore, the best of the Lahore میں کہوں گا. اور کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں, یو کین کمپیئر ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, بیکاز اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس لوگ نہیں آئیں گے. تو ہم نے ٹرسٹیز نے, ہمارے جو ہیں بورڈ آف ٹرسٹی ہیں, چیئرمین شاہد حسین, اور پھر آج کل جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں بریگیڈیئر انیس صاحب, ان کا ایک ہی موٹو تھا, ایک ہی ویژن ہے کہ ہم وی شوڈ بی دی بیسٹ آف دی بیسٹ. سو جب یہ آپ کے ہو موٹو میں, تو اچھا مجھے یہ چیزیں بہت سن کے خوشی ہو رہی ہے کہ بیسٹ سروسز فراہم کی جا رہی ہیں, کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. تو پھر اس پر ایک سوال ضروری میں پوچھنا سمجھ رہی ہوں کہ غریب کو کیا اسی طرح سے آسان طبی سہولتیں, کیونکہ بڑے ہسپتالوں میں کسی غریب کی نہیں سنوائی ہوتی, جن ہسپتالوں میں تمام سہولیات ہوں, سرکاری ہسپتالوں میں جہاں سہولیات نہیں وہاں جلدی کوئی کسی غریب پیشنٹ کو نہیں پہنچتا. تو آپ لوگوں کی پریورٹی کون سے پیشنٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ اٹس اے ٹرسٹ ہاسپٹل, یس, اینڈ وی آر مینٹیننگ دیٹ اسپرٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, پھر وہ میں کہوں گا چیئرمین کی طرف سے, ٹرسٹیز کی طرف سے ہمیں یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے, ایس او پیز کا حصہ ہے کہ کوئی بھی مریض جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کی ٹریٹمنٹ آپ نہیں روک سکتے. یو ہیو ٹو ٹریٹ دیٹ پیشنٹ. پھر بہت ساری ٹرسٹ میں, بہت سارے ہسپتالوں میں کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں نا, جن کو آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ساری انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوتی ہے کہ آیا یہ اس کا اہل ہے بھی یا نہیں. اس میں بہت زیادہ ڈیلے. دیکھیں ہمارے پاس ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے, فل فلیج ڈپارٹمنٹ, میرا نہیں خیال کسی اور اس طرح کے ہاسپٹل میں, اس کو پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ 24 گھنٹے آپریٹو ہے. ایون آفٹر لائک مارننگ آور کے بعد وہاں ہر وقت ایک ذمہ دار آدمی بٹھایا ہوتا. زبردست. اور آپ کو جی سن کے شاید حیرانگی ہوگی کہ ہم 75% 75% کا تک کا خرچہ جو ہے نا ود اے اسٹروک آف پین, اور اس کے لیے کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہے, کوئی پروسیس نہیں ہے لمبا. ڈاکٹر جس ڈپارٹمنٹ میں بچہ یا مریض آیا ہے وہاں پہ آ کے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو ضرورت ہے ہسپتال کی, تو پھر 75% اسی وقت کھڑے کھڑے سینکشن ہو جاتا ہے کہ جی اتنا 75% اس کا ویو آف کر رہے ہیں. اچھا کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو 25% بھی نہیں دے سکتے. اچھا. اور اپیٹس میں تو ہم, کیونکہ میں ہیڈ کر رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ, تو میں تو اکثر روز ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جی وہ پیسے دے نہیں سکتا, تو ہم بات کرتے ہوں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ویو آف کرتے ہیں, سب کچھ فری کر دیں اس کے. تو یہ اسپرٹ جو ہے نا, یہ بہت بڑی دل والے ہی کر سکتے ہیں, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اور یہ اسپرٹ جاری ہے. میں تو بہت دیر نہیں ہوئی اس ہاسپٹل کو جوائن ہوں کی, میں پہلے گورنمنٹ سروس وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد 8 سال پہلے میں یہاں آیا ہوں. تو یہ چیز مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ ایٹ لیسٹ کوئی جگہ تو ہے نا جہاں پہ کسی غریب کو, کسی ہمبل فیملی کے مریض کو ڈینائی نہیں کیا جاتا, اس کو کم از کم جو اس کا بیسک رائٹ ہے. آلدو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن گورنمنٹ سارے کام نہیں کر سکتی. تو ہمارا ادارہ ایسا ہے کہ جو
بہت زیادہ سپورٹیو ہے اس کام کے لیے. بالکل, تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ جی. اچھا, اب کیا یہ مخیر حضرات کی مدد سے چل رہا ہے؟ اگر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, بلا شبہ ایک بڑا اقدام ہے, کار خیر ہے, اچھا کام ہے, سبھی لوگ اس میں حصہ بھی ڈالنا چاہیں گے, کس طرح سے کر سکتے؟ دیکھیں, ادارے کو رن کرنے کے لیے از اے بورڈ, جس کے ہم ان کو کہتے ہیں ٹرسٹی. ہمارے ٹرسٹی بہت مخیر ہیں. پہلی چیز تو آپ یہ یاد رکھیں, کیونکہ یہاں پہ پہلے جو تھوڑی دیر مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا, چودھری احمد سعید مرحوم, جو ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے نہ سیکھا ہی نہیں ہوا تھا. کچھ کسی کا کام ہو, کسی کا وہ یہ ان کی کتاب میں تھا ہی نہیں کہ نہ ہو جائے. صحیح. پھر آگے اب شاہد حسین صاحب ہے, وہ پالیسی جاری ہے. اور جو ٹرسٹی ہیں ماشاءاللہ ہمارے 7-8, وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. دوسرا فرینڈ آف شالامار ہیں بہت سے. صحیح. جو آل دو ٹرسٹی میں تو شامل نہیں ہوتے, لیکن بہت زیادہ وہ یہ کام کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جاری رہتا ہے. ایک اور چیز جسے میں نے کہی تھی کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کبھی بھی سستی نہیں ہے, اور یہ دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہے. سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ مہنگی. تو اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ممکن نہیں ہوگا. سو میں یہی کہوں گا, ہیڈس آف ٹو ٹرسٹیز, دا چیئرمین اینڈ دی مخیر حضرات, جس وجہ سے یہ محنت کے ساتھ چل رہا ہے, بلا شبہ سب کے مل کے تعاون سے جو ہے وہ آپ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ سروسز ہم ریورس کیئر میں نہیں جا رہے, یہ اوپر ترقی, نئی سے نئی چیزیں. اب جس طرح ہم ابھی 2021 میں, ابھی 2 مہینے پہلے ہمارا پیڈیاٹرک ICU بنا ہے, جو نہیں تھا پہلے, اور اس ایریا میں, اس علاقے میں دس از دی فرسٹ ون ان لائک ٹرسٹ ہاسپٹل. اور اس کے بارے میں بتا دوں, دس از اسٹیٹ آف دی آرٹ, اکوپمنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہمارا نرسری کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اور اس طرح باقی اور چیزیں بہت ساری بنتی جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں, کبھی بھی ایک چیز اسٹیٹک نہیں رہ سکتی. ایگزیکٹلی. یا آپ اوپر جائیں گے یا آپ نیچے. گنجائش ہے اس میں, یا تو چیزیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا, ایک اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں میں آپ نے میکسیمم انفارمیشن, شعور, اب وہ چاہے ماں بچہ صحت پروگرام کے حوالے سے ہو جائے, بیماریوں سے آپ نے کس طرح سے نجات, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں طبی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی بناتے رہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, یہ ایک ہوتا ہے ورڈ آف ماؤتھ. یہ یونٹ, یہ ہاسپٹل کیوں بڑھ رہا ہے آگے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہتر اچھی سروس دینا اس ورڈ آف ماؤتھ ہے. آپ ایک بندہ آپ سے سیٹسفائی ہو کے جائے گا, 100 لوگوں کو بتائے گا بھائی شالامار میں جاؤ, علاج بھی بہت اچھا ہے, سستا بھی ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, ہوپ فلی یہی کہتے ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اگر آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ بیسٹ ہیں تو لوگ آئیں گے. ایک دوسرے ہمارے بہت سے پروگرام ہیں, لائک WHO کے بہت سے دن ہوتے ہیں جو مناتے ہیں, کبھی ایپیلیپسی ڈے, کبھی ہیپاٹائٹس ڈے, اسی طرح بچوں میں یہ ہے, وہ ہم بڑے اس کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اویئرنیس پروگرام ہوتے ہیں. پھر ہمارے GP حضرات ہیں جو اس ایریا میں ہیں, جنرل پریکٹیشنر ہیں, ان کو گائے بگائے دعوت دیتے آئیں, کوئی سیمینار, کوئی کانفرنس کر لی, سیمینار کر لی. پھر ریسنٹلی 4 سال ہوئے ہیں, ہمارا ریکگنیشن یہ ہوئی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کانفرنس شروع کر دیا, اور یہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں وہاں پہ آتے, وہاں پہ بہت سارے فورن اسپیکر ہوتے ہیں. اب پچھلے سال کیونکہ کووڈ تھا تو اٹ واز لائک ہوئی تھی, فزیکل پریزنس نہیں ہوئی تھی, اس کی وجہ سے محدود کر دی, آن لائن چیزوں پہ لوگ چلے گئے تھے. مجھے یہ بتائیے گا, صفائی اور یہ کسی بھی جگہ کی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جیسے ہی اندر جانا ہے اور آپ کا فرسٹ امپریشن, آپ اس پہ کس طرح سے خیال ہے, کووڈ میں کتنا مشکل رہا. سیکنڈلی جو پیرامیڈک آپ کا سٹاف ہے, آپ کی نرسز ہیں, ان کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے. دیکھیں ثنا, میں آپ کو کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں کبھی ضرور.
اور میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو دعوت اس لیے دیتا ہوں، آپ اپنی ٹیم کو لے کے آئیں، اپنے ہاسپٹل کا وزٹ کریں. سو جو آپ چیز خود دیکھیں گے وہ آپ خود بتائیں گے. ہم تو کہیں گے کہ ہمارا ہاسپٹل بہت اچھا ہے، صفائی اچھی ہے، لیکن ہم اوپن دعوت بھی دیتے ہیں، آئیں بھی آ کے ہماری فیسلٹی دیکھیں اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے. سو یہ اس کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں، یہ ٹیم ورک ہے. اور ٹیم ورک آپ ٹاپ سے لے کے پیرامیڈکس، نرسز، ان کا بیہیویئر، ان کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے؟ ایک تو آپ کو ہمارا یہ شالیمار انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، اس کے ساتھ ایک ہے جو ہے نا ایک پورا نرسنگ پیرامیڈیکل ایک نرسنگ اسکول ہے جہاں پہ ہم خود ٹریننگ کرتے ہیں، اور دوسرا اسکول آف الائڈ ہیلتھ سائنسز ہے جس میں سارے یہ پیرامیڈکس ہوتے ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کو خود ایڈمٹ کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ اور اس کمپٹیشن میں آتے ہیں، خود ٹرین کرتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا ٹیم ورک ہے، ایسا ٹاسک چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، لیکن شکر الحمدللہ اٹس گوئنگ آن. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جی جو شالیمار ٹرسٹ کی جو خاصیت ہیں، جس کی وجہ سے جہاں سے شروع کیا آج کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، کس معیار کی سہولتیں ہیں، اس سب پہ روشنی ڈالی. میسج دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ میسج دینا چاہوں گا کیونکہ میں پیڈیٹیشین ہوں، میں کو ہیڈ کر رہا ہوں. کچھ 3-4 چیزیں میں اپنے یونٹ کے بارے میں بھی کلیئر کر دوں. پہلی چیز ہے کہ اس سارے ایریا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پیڈیاٹرک آئی سی یو نہیں ہے سوائے شالیمار کے پاس. 2 ہماری نرسری جو ہے وہ اس کا بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے، جس میں ہر طرح کی فیسلٹی، ہر طرح کی ٹریٹمنٹ ہے. اسی طرح کے آئی سی یو میں آپ جو بھی اکوپمنٹ کا نام لیں وہ ہمارے پاس. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ افورڈ کیسے کر سکتے، ہمارے پاس آلموسٹ وہی اکوپمنٹ ہے جو لائک ہاسپٹل لائک آغا خان میں شاید کچھ چیزیں نہ ہوں لیکن اس طرح. اور دوسری چیز جو ایک بڑی ہم نے کی ہے، اور یہ بھی ٹرسٹی کی ویژن تھی، ہم نے مطلب ڈپارٹمنٹ میں ریکمینڈ کی یا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے. ٹرسٹی نے سوچا نہیں، انہوں نے کہا کر دیں. اور وہ کیا ہے، لاہور کے کسی بھی پرائیویٹ سیٹ اپ ہاسپٹل میں 24 گھنٹے سینئر ڈاکٹر کا کور نہیں ہے سوائے شالیمار ہاسپٹل. چلیں جی، یہ تو شالیمار ہاسپٹل کی خاصیت ہے اور بڑی چیز ہے جو کہ آپ نے مینشن کر دیا. واقعی ایسے ہی ہے کہ سینئر ڈاکٹر 24 گھنٹے اویلیبل ہونا کسی بھی ہاسپٹل میں ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور بلا شبہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی لے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. عمر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ باہر سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں. جی عمر، بتائیے. اگر بات کی جائے آج کے سرکاری نرخ ناموں کے مطابق سبزیوں کی قیمتوں کی، تو آج جو ہے وہ سرکاری نرخ ناموں کے مطابق پیاز جو ہے وہ 45 سے 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو آلو ہے اس کی قیمت 35 سے 40 روپے مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ٹماٹر ہے اس کو جو ہے 75 روپے فی کلو تک میں بیچا جا رہا ہے. ادرک کی جو قیمت ہے وہ 300 روپے سے 310 روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کی گئی ہے. لہسن دیسی جو ہے وہ 135 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. مٹر کی جو قیمت ہے وہ 160 روپے فی کلو ہے. بھنڈی جو ہے 70 سے 75 روپے فی کلو میں جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. لیمو کی جو قیمت ہے وہ 105 سے 110 روپے تک میں جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بینگن جو ہے وہ 55 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اروی کی جو قیمت ہے وہ 42 سے 45 روپے تک مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ میتھی جو ہے وہ اس کی جو سرکاری نرخ ناموں کے مطابق فی کلو قیمت ہے وہ 175 سے 180 روپے ہے. اس کے علاوہ جو کدو ہے اس کی قیمت 30 سے 35 روپے جو ہے
किलो तक मुकर्रर की गई है। ये तो बात हो गई जो सरकारी निर्खनामों के मुताबिक सब्जियों के जो दाम जो है मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन जो ओपन मार्केट में जो सब्ज़ी फरोश हैं उनके पास ना ही जो है वो सरकारी निर्खनामे मौजूद हैं, और वो जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं उनको भी वो जो है महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। खासकर जो प्याज, आलू और टमाटर है उसकी जो फ़ी किलो कीमत वसूल की जा रही है वो 10 से 20 रुपए तक जो है वो ज़्यादा है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। बाहर सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं उमर ने हमें बता दिया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर लग रहा था, हमने कहा जी ज़रूर आपके साथ भी हम शेयर करें। शॉन्ग-ची लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स का ट्रेलर जारी किया गया है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके साथ कुछ फिटनेस टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाले हैं। लेकिन अब इशू ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी ये जो बरसात का मौसम है इसमें आपको जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपको वॉक नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। वो आम तौर पर लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जी खून पसीना एक हो जाता है, और फिर वो जो एक्सरसाइज या वॉक के बाद जो आपके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, बहुत सारे लोग उससे भी खौफज़दा हो जाते हैं। तो वाकई ही एक्सरसाइज या वॉक नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, या फिर उसका प्रॉपर तरीक़ेकार टाइमिंग क्या है और कितनी हार्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। फिटनेस ट्रेनर रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये मिसकंसेप्शन है कि वाकई ही इस मौसम में आपको वॉक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? वेल, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहिए। मौसम सीजन थोड़ी देर का होता है, बरसाती है, बारिश होती है, मॉनसून चल रहा है, और डिफरेंट जो ना वायरल जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, थ्रोट पेन है, सोरनेस है, तो इन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा पैटर्न आप चेंज कर लो। तो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं, वो सेम पैटर्न ही आप फॉलो करो, शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा पैटर्न आप चेंज कर लो। डाइट आपने चेंज करनी है, पानी का इस्तेमाल, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, तो उसको भी देखना है। ओवर स्वेटिंग हो रही है, खड़े खड़े तो पता भी नहीं चलता कि शावर हो गए, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है वाकई। तो इन चीजों को देखना चाहिए। पैटर्न आप थोड़ा सा चेंज कर लो, डाइट आप चेंज कर लो, और थोड़ा सा लेमन वाटर का इस्तेमाल। जिन दिनों में हब्स होता है, बारिश भी साथ हो रही होती है, वो तो दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल डेज में ऐसा होता है कि ट्रेनिंग आप कहीं भी कर लो, लेकिन इस मौसम में आपने जो आपका ट्रेनिंग एरिया वो आप देखोगे थोड़ा सा कूल है, वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो उस हिसाब से आपने इंटेंसिटी ऑफ जो ट्रेनिंग है उसको आप थोड़ा सा डाउन कर लो। 4-5 एक्सरसाइजेज, मल्टीपल कंपाउंड मसल एक्सरसाइजेज आपने करनी है, परफेक्ट एक्सरसाइजेज है, बहुत ज्यादा नहीं कि वो सेम पैटर्न आप ये परफेक्ट एक्सरसाइजेज कौन सी हैं ये मैं ज़रूर चाहूँगी आप शेयर करें हमारे साथ। और फिर इन एक्सरसाइजेज के साथ साथ पानी का इस्तेमाल, नींबू पानी का इस्तेमाल, ब्लैक कॉफ़ी का लोग यूज़ करते हैं। वार्म अप से पहले लोग कुछ ना कुछ ऐसा लेते हैं कि जी वेट, बाद में भी वेट जो है उनका जल्दी से कम हो जाए, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइजेज और इसके बाद बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, उसमें ये देखना है कि ट्रेनिंग से पहले आपने हर एक बंदे को फॉलो नहीं कर, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं कि जी मैं ये खा रहा हूँ, वो चीज़ में भी आपको सूट ना करे, फर्स्ट। सेकेंडली, इस मौसम में कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, या आप थोड़ा सा फ्रूट खा के फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आप वर्कआउट नहीं रखना, नॉर्मल मॉडरेट लेवल वर्कआउट रखना है। और उस दौरान अगर आपको लगता है तो वंस टाइम आप लेमन वाटर आप पी सकते हैं, नहीं तो सिप आप पानी पीते रहे। अगर वो भी नहीं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि विटामिन सी आप लेके पानी में मिक्स कर ले, वो आप सिप आप पी सकते हैं। रहमान, ठंडा पानी फौरन लोग यूज कर लेते हैं, जैसे आपने एक्सरसाइज की और वो आपको पसीना इतना ज्यादा आया होता है, गर्मी इतनी शदीद लग रही होती है, फटाफट आप ठंडा पानी पी। वेल, इस मौसम में नहीं आपने करना, क्योंकि फौरन जो ना रिएक्शन शुरू हो जाता है, बॉडी आपकी गर्म है, ओवर स्वेटिंग हो रही है, एकदम आप ठंडा पानी आप पी लेते हो, वो नहीं। मॉडरेट नॉर्मल आप पानी पिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना, क्योंकि रिएक्शन हो जाता है, बॉडी एकदम हीट होती है, और उसके बाद आप उसको ठंडा पानी कूलेंट डालते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो होगा, तो वो उसकी वजह से फीवर भी हो सकता है, मसल पेन भी हो सकती है। तो इसलिए मॉडरेट लेवल नॉर्मल पानी आप पिए, उसमें विटामिन सी आप डालें, बेस्ट है इम्यूनिटी के लिए भी और एनर्जी भी। वो इम्यूनिटी की बार बार हम बूस्ट करने की बात करते हैं कोविड की वजह से, तो विटामिन सी की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वो आप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे ही आपने वर्कआउट किया, जैसे ही आपने एक्सरसाइज या वॉक की, आप फौरन एसी में चले जाते हैं कि जी ठंडी जगह पर हम जाकर बैठ जाएं।
इस प्रैक्टिस को कैसे देखिए, दो चीजें आपने ऐड करनी है। फौरन आपने कुछ खाना नहीं है, बॉडी को नॉर्मल आपने करना है। सेकेंडली, ओवर स्वेटिंग होगी है और बॉडी का टेम्परेचर, आप कहीं भी आप इजी ओपन एयर जगह में बैठ जाएं, नॉर्मल करके फिर आपने जहां भी जाना आप जाएं, क्योंकि दोनों चीजें आपने फॉलो करनी है। फर्स्ट, अगर मैं फौरन खा लेता हूं तो बॉडी आपका अंदर से नॉर्मल तो है ही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो में है, स्टमक भी बिजी है, आपने ओवर वर्कआउट किया, तो फौरन आप खाते हो तो फौरन ऐसे लगता है कि जैसे बहुत भारीपन सा हो गया। फर्स्ट। सेकेंडली, आप फौरन एक जगह से दूसरी जगह, कूल जगह पे आप चले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि मसल स्टिफनेस शुरू हो जाती है, मसल पेन भी हो सकता है और खिंचाव भी हो सकता है, तो वो ज्यादा डेंजर है। तो इसलिए पहले 10 to 15 मिनट बॉडी को नॉर्मल होने दे, देन आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो। सही जी। अब एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं जो कि खास तौर पर इस तरह के मॉनसून बरसात के मौसम में आप कर सकते हैं, नुकसान नहीं होगा? रहमान जरूर शेयर कीजिए। पहली बात तो ये है कि इस मौसम में वैसे भी जिम जाने को दिल नहीं करता, बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो हम वो वर्कआउट करते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, बॉडी जो है ना एक्टिव हो जाए। सिंपल इजी वर्कआउट, कंपाउंड मसल एक्सरसाइज हमने करना है। फर्स्ट, कोई भी एक्सरसाइज चाहे प्रो लेवल है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, वार्म अप आपने करना है। वार्म अप सिंपल इजी एक्सरसाइजेज मैं बताता हूँ। स्ट्रेट आर्म ग्रिप्स करें, बॉडी पोस्चर आपने स्ट्रेट करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोर आपका टाइट हो, चेस्ट लिफ्ट अप हो, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, देन राइट एंड लेफ्ट मूव। मैं स्लो रेंज ऑफ मोशन में बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसको रिदम में लेना है। फुल बॉडी वार्म अप करना है। वार्म अप किए बगैर कोई भी वर्कआउट ना करे, चाहे वो जिस मर्जी लेवल पे हो। 10 reps ईच साइड आपने करना है और 3 सेट्स 10-10 सेकेंड की ब्रेक के बाद। सेकेंड एक्सरसाइज, स्ट्रेट आर्म, जैसे आपने वॉल को पुश कर रहे हो, आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 reps करने हैं। क्लॉकवाइज सर्कल, देन रिवर्स आपने और करना ये है। बहुत इजी है, इस पे आप ये भी नहीं कह सकते कि जी गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे लिए टाइम निकालना। लेकिन उसमें ऐसा होता है ना कि अगर हम ये वर्कआउट नहीं करते तो रोटेटर आपका स्टिफ हो जाता है, शोल्डर रोटेटर। तो इसलिए इसको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका लोअर पोर्शन जो है ना उसको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सिंपल इजी है, हम बहुत जगह देखते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं। आप लेग स्ट्रेच करें, बेंड करें, 5 reps ईच साइड, सिंपल। वार्म अप किए बगैर कहीं भी, चाहे होम वर्कआउट है चाहे जिम वर्कआउट है, आपने इसको स्किप नहीं करना। 5 मिनट मिनिमम वार्म अप। नाउ एक्सरसाइज सिंपल, इसमें स्क्वाट्स और अपर बॉडी इन्वॉल्व। बॉटल ले लें, अगर छोटा डंबल है वो ले लें, नहीं तो वेरी इजी, आप ग्रिप बना ले। फर्स्ट डाउन, देन फुली अप, डाउन, देन फुली अप, डाउन, देन फुली अप। ये स्लो रेंज ऑफ मोशन मैंने बताया। 15 reps आपने करने हैं। अगेन स्ट्रेट, कोई भी चीज आप ग्रिप कर लें, फुटबॉल भी आप ले सकते हैं। डाउन, देन स्ट्रेट अप, डाउन, देन स्ट्रेट अप। सिंपल इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फुट पोजिशन वाइड, फुट फिंगर आउटसाइड, देन हाथों को ग्रिप कर लें, नहीं तो आप फिर अगेन मैं बता रहा हूं कि बॉटल ले सकते हैं, नहीं तो फुटबॉल ले सकते हैं। डाउन, up, down, up. Leg strength exercise, inner and outer hamstring, quads muscles के लिए। अपर बॉडी आपने फुटबॉल वेट पकड़ लिया, नहीं तो हाथों को ग्रिप कर लिया। लेग वाइड, 15 reps, up, down, up, down, up, down. Easy, simple, full body workout. 4 to 5 exercises इस मौसम में करें, enough है। आफ्टर जब ये सीजन चेंज हो जाता है फिर अपना लेवल उसी जगह पे आप वापस ले आए। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, काफ रेस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए या तो वॉल सपोर्ट आप ले सकते हैं, चेयर सपोर्ट आप ले सकते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। हाथों को बैक, कोर टाइट, चेस्ट लिफ्ट अप, इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देन अब इसको मैं एंगल चेंज करके बताता हूं ताकि आपको पता चले। हील अप, 1 2 3 4 5। सिंपल 15 reps आपने करने, किसी भी मशीन की जरूरत नहीं, कोई वेट नहीं है, नो इश्यू। लेकिन वर्कआउट फॉर्मेलिटी एक ड्यूटी है, एक मेडिटेशन, इसको आपने स्किप नहीं करना। 4 to 5 एक्सरसाइज। वन मोर एक्सरसाइज, राइट एंड लेफ्ट, 1 foot फॉरवर्ड 1 बैक। डंबल ले लें, बॉटल ले लें, फिर भी कोई इशू नहीं। हाथों को ग्रिप कर लें, देन मूवमेंट हमने करनी है 1 2 3 4 5। 10 reps ईच साइड। मैंने 5 लगाए हैं, आपने 10 लगाने हैं, आपने पूरे करने हैं 3 सेट्स। देन स्विच करना आपने दूसरी साइड पे। अगेन सेम ग्रिप, 1
2 3। अब सारी एक्सरसाइजेस को हमने देखें तो हमने फुल बॉडी वर्कआउट हमने किया है, इन्वॉल्व है, ये नहीं कि ईच मसल हमने टारगेट किया है। अपर बॉडी हमारी ग्रिप है, लोअर पोर्शन हमने मूव किया है। अगर अपर बॉडी बिजी है तो हमने लोअर पोर्शन को उसके साथ इन्वॉल्व किया है। फुल बॉडी वर्कआउट 4-5 एक्सरसाइज इनफ इस मौसम में। जब ये मौसम चेंज होता है तो फिर आप सेम पैटर्न पे आप आ सकते हो। ठीक हो गया। सिंपल इजी एक्सरसाइज। लेकिन सबसे जो जरूरी बात, ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपने करनी है, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग पोजीशन, ब्रीद इन, ये योगा एक्सरसाइज में भी आता है। ब्रीद इन, होल्ड, जितने टाइम के लिए आप कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन है जिसको आप लेके चल सकते हैं, इफेक्टिव एक्सरसाइज। सही जी, तो ये इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया है पानी का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, और फिर कॉफी का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। इस मौसम में नहीं करना। इस मौसम में नहीं करना। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइजेज के साथ साथ। आप ये प्रैक्टिस जो है रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत आसान है, सिर्फ आपने अपने लिए टाइम निकालना है। थैंक यू सो मच इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।